नमस्कार सभी को। जिस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, वो दो प्रकार से सीखी जा सकती है। एक तो उसमें ग्रामर के हिसाब से सीखी जा सकती है, दूसरा थ्योरेटिकल के तौर पे सीखी जा सकती है, साहित्य के तौर पे सीखी जा सकती है। जहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा का सवाल है, अगर हम उसकी ग्रामर की बात करें तो समझा जाता है कि ग्रामर में जब तक आपको टेंस नहीं आते, इंग्लिश के टेंस जब तक आपको पूर्ण रूप से अच्छे से नहीं आते, तो आपके ग्रामर की नॉलेज बहुत कम है, ऐसा माना जाता है। तो आज हम अपना पहला अध्याय, टेंस का जो अध्याय है, टोटल कुल मिलाकर बात की जाए तो टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है और टेंस तीन होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। इनमें से प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी चार हैं, पास्ट के भी चार हैं और फ्यूचर के भी चार हैं। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या 12 हो जाती है। तो हम लोग 12 में से आज प्रेजेंट टेंस का पहला जो पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें या फिर सिंपल इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहें, वो करने जा रहे हैं। तो देखिए, टेंस के तीन पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के अब चार पार्ट, पास्ट के भी चार, फ्यूचर के भी चार। प्रेजेंट का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें या फिर सिंपल प्रेजेंट कहें, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बात आती है प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आदि आते हों, वे तमाम के तमाम वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहें या फिर सिंपल प्रेजेंट कहें, उसके अंतर्गत आते हैं। अब हिंदी के किसी भी वाक्य का हम अंग्रेजी में अगर रूपांतरण करेंगे तो उसमें भी दो तीन चीज़ें हैं, अंग्रेजी में भी दो तीन चीज़ें हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया और सहायक क्रिया, इन तीन चार चीज़ों से मिलकर कोई भी वाक्य हिंदी का बनता है और अंग्रेजी का बनता है। तो जैसा कि हम लोग पहला टेंस का पार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें एक वाक्य उदाहरण के तौर पे राम पानी पीता है, तो इसमें राम कर्ता है, पानी जो है वो कर्म है और पीना यानी कि पीता है क्रिया है। तो ठीक इसी प्रकार से सब्जेक्ट राम हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें वाटर हो गया और वर्ब हो गई इसमें ड्रिंक हो गई। तो अब इसका अंग्रेजी में हम रूपांतरण करेंगे तो होगा राम ड्रिंक्स द वाटर। अब जो साधारण वाक्य होते हैं हिंदी में, जिनका हमें अंग्रेजी में रूपांतरण ट्रांसलेट करना होता है, उनका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जिसकी चारों तरफ से जो मैंने लाइन लगा रखी है, उसके भीतर जो लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस उसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल खड़ा होता है कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ एस या एस कब आता है और कब नहीं आता। देखिए, इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में होता है यू और यूअर्स, और थर्ड पर्सन में बहुवचन और एक वचन दोनों को मिलाकर के, जैसे ही, सी, इट, दे, दोज, दीज इत्यादि, और बाकी कोई भी नाम, किसी भी शख्स का नाम, कोई भी और नाम, ये तमाम के तमाम थर्ड पर्सन में आते हैं। तो जो ही, सी, इट और कोई भी नाम, ये जहां भी प्रयुक्त हो वहां एस या ई एस वर्ब के साथ लगाना अनिवार्य है। इनके अलावा कोई भी वाक्य, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो चाहे सेकंड का हो, और थर्ड में बहुवचन होना चाहिए, ये शर्त है, उनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। अब हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो इसमें आई ईट द फूड, आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ईट जो वर्ब है उसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, फूड ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है, यहां वह थर्ड पर्सन है, एक वचन है, तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा। फिर आता है वे खाना खाते हैं, वे थर्ड पर्सन जरूर है लेकिन बहुवचन है। मैंने आपको पहले बताया था कि थर्ड पर्सन में अगर बहुवचन हो तो उसके साथ एस आई एस नहीं लगेगा, बाकी थर्ड पर्सन एक वचन हो या कोई भी किसी भी चीज़ का नाम, इंसान का नाम हो, कोई भी नाम हो, उसके साथ एस या एस लगेगा। तो वे खाना खाते हैं, पर्सन जरूर थर्ड है दे,
लेकिन बहुवचन है तो दे ईट द फूड, यहाँ CIS नहीं लगेगा। फिर से देखते हैं, अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू यूअर्स, थर्ड पर्सन जो है वो होता है ही सी इट, देन दे दोज, ये सब, और बाकी बचे हुए किसी का भी नाम, किसी भी चीज का, इंसान का, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। अब बात आती है, कोई भी वाक्य हो जो साधारण हो, सीधा हो, नकारात्मक न हो, क्वेश्चनात्मक न हो, सवालात्मक न हो, साधारण हो, उसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। उसमें सिर्फ 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। अब जैसे देखते हैं, वे गाना गाते हैं, दे सिंग ए सॉन्ग, वे गाना गाते हैं, दे सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे सिंग्स CIS क्यों नहीं आया? क्योंकि थर्ड पर्सन है लेकिन बहुवचन है। अगर एक वचन होता, वह होता, या राम होता, श्याम होता, या फिर ही सीट में से कोई होता, तो सिंग्स ए सॉन्ग आता। लेकिन सिंग्स इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है। अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही नकारात्मक व सवालात्मक, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस, सवालात्मक क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। इन दोनों किस्म के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आएगी। अब आप समझ रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब ये है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी डू और डज, ये 2 ही हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब डू किन के साथ आएगी और डज किन के साथ आएगी। ये भी वही फार्मूला है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बहुवचन, उनके साथ तो डू आएगा। बाकी जिसके साथ डज है, यानी कि डू के साथ ES लगा हुआ है, वो ES उन्हीं के साथ आएगा जहां वो ES आया था। यानी कि जिस प्रकार से थर्ड पर्सन हो, ही सीट हो, एक वचन हो और कोई भी किसी का नाम हो, तो उनके साथ डज आएगा। जैसे राम दिल्ली नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू दिल्ली। राम है, एक वचन है, थर्ड पर्सन है, तो डज आएगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि नोट का प्रयोग पहले या बाद में कर देते हैं, जो कि उस पूरे सेंटेंस की सेंस को बिगाड़ देता है और वो सेंटेंस गलत कहलाता है। आपने देखा कि राम दिल्ली नहीं जाता है, तो राम हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी डज, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा, राम डज नॉट गो टू दिल्ली। उसके बाद आता है मैं खेत नहीं जाता हूं, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन है आई, तो इसके साथ डू आएगा, आई डू नॉट गो टू फील्ड। डू नॉट, नॉट बीच में आ गया क्योंकि वर्ब जो है मेन वर्ब वो गो है, हेल्पिंग वर्ब डू है, तो नॉट बीच में आ गया। वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले, थर्ड पर्सन जरूर है दे, लेकिन क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ डू आएगा, दे डू नॉट प्ले। अब बात आती है सवालात्मक वाक्य, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस, जो क्या से प्रारंभ होते हैं। जो आपको लाल स्याही में दिख रहा होगा, जिसके चारों ओर लाइन है, उसमें लिखा है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सकारात्मक वाक्य हैं। क्या वाले वाक्य हैं? क्या वे दिल्ली जाते हैं? वे है, तो डू पहले आएगा, डू, फिर डू के तुरंत बाद सब्जेक्ट दे, और फिर वर्ब दे, डू दे गो टू दिल्ली। फिर आता है क्या वह नहाता है, नहाता वह थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो डज आएगा, डज ही टेक बात या फिर डज ही बात, दोनों ही सही हैं, डज ही टेक बात या फिर डज ही बात। क्वेश्चन मार्क चिन्ह हमेशा जरूर आपको लगाना होगा, नहीं तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगी। उसके पश्चात क्या हम चाय पीते हैं, तो इसमें हम लोग अंग्रेजी में अगर इसको बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, रूपांतरण करते हैं, तो क्या हम है सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है हम, तो इसके तहत आएगा कि डू पहले आएगा, डू वी टेक टी, डू डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सकारात्मक है तो वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसी टेंस का एक भाग और देखते हैं कि जो भी वाक्य सवालात्मक तो हैं, क्या वाले वाक्य जरूर हैं, लेकिन उनमें भी नकारात्मक हैं। जैसे क्या हम नहीं खेलते हैं, अब यहाँ पे इस वाक्य में नहीं का इस्तेमाल किया गया है, तो इनको कैसे बनाएंगे। अब लाल घेरे में आप देख पा रहे होगे डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट,
यही परिस्थिति वही है जो पिछले में थी। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या हम नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले, डू पहले आ गया, उसके पश्चात सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब से पहले क्या आएगा, नोट, डू वी नॉट प्ले। अब दूसरा वाक्य देखिए, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम थर्ड पर्सन है तो डज आएगा, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहां पे नोट का इस्तेमाल होगा। क्या मैं उसे नहीं जानता हूं, डू आई नोट नो हिम, डू पहले फर्स्ट पर्सन है आई, नोट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये आज का मोटा मोटे तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। इसके साथ अगर जोड़ने की बात हो तो मैं एक चीज और बता देता हूं कि कोई भी प्रकृति की सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत ही आती है। जैसे सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि इस संसार की सच्चाई है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत इस प्रकार के वाक्य आएंगे, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी क्यों ना हो। गंगा हिमालय से निकलती है, ये भी, या फिर सूर्य पूर्व में उगता है, ये भी, इस प्रकार के तमाम वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत ही आते हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि क्लास पसंद आई होगी, अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। इसे 2-3 बार रिवाइज करने के पश्चात हम इस प्रकार के टेंस को पूर्ण रूप से परफेक्ट कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।